नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में बुद्धि के सिद्धांत चल रहे थे, तो इस कड़ी में हम मनोविज्ञान के जो सिद्धांत बाकी हैं आज उनको पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या मनोविज्ञान के सिद्धांत। समूह कारक, बहुकारक और द्विकारक, त्रिकारक और एक कारक सिद्धांत को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे। जिन्होंने ये वीडियो पहले के सिद्धांत नहीं देखे तो इससे पहले वाली वीडियो को जस्ट देखें। इसके बाद अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बुद्धि के नेक्स्ट सिद्धांत, और नेक्स्ट सिद्धांत पर अपन चर्चा करते हैं बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत। देखो दोस्तों, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत आप लोगों को मालूम है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका कौन सा? थॉमसन। कौन दोस्तों? थॉमसन। देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं थॉमसन की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? थॉमसन की जो बात करने जा रहे हैं। थॉमसन ने क्या कहा? आप लोगों को भी मालूम है कि बुद्धि बहुत सारे अनेक प्रकार की योग्यताओं से मिलकर बनी है। देखना आप, बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं से मिलकर बनी है। अनेक प्रकार की योग्यताओं से मिलकर बनी है। देखो मिलकर बनी है, कहने का मतलब ये किसी ने 10th पास किया, 12th पास किया, बीए भी कर लिया, साथ में हो सका समय मिलते उसने एमए भी किया, बीएड की डिग्री भी ले ली, नेट भी ले लिया, ये इतने प्रकार की योग्यता हो गई। जैसे आप लोगों ने भी अनेक प्रकार की डिग्रियां ले रखी हैं, तो एक प्रकार की ये भी एक प्रकार की क्या है? बुद्धि है। तो विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को अपने अंदर धारण करना वो कहलाता है दोस्तों क्या? बुद्धि कहलाता है। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। अर्थात पेपर में यही आएगा कि अनेक प्रकार की योग्यताओं से जो मिलकर बनी है बुद्धि, वो किसने कहा था? थॉमसन ने। यदि पेपर में ऐसा नहीं आता है तो पिक्चर्स की लैंग्वेज आपको ऐसे दे सकता है। कौन? थॉमसन में से प्रश्न कि बुद्धि क्या? बुद्धि नमूने का एकीकृत रूप है। बुद्धि नमूने का एकीकृत रूप है। नमूने का मतलब होता है अनेक प्रकार की योग्यताएं। ये देखो नमूने का मतलब बहुत सारी, ये देखो आप, बहुत नमूने का या बहुत सारी नमूने का एकीकृत रूप है या अनेक प्रकार की योग्यताओं से मिलकर बनी है। कौन? बुद्धि मिलकर बनी है। दोस्तों प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया, याद रख लेना, प्रश्न गलत नहीं हो जाए। थॉमसन हुआ, थर्स्टन हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, ये दोस्तों एक ही राशि से ये थे ये बहुकारक हो गया, ये समूह कारक हो गया और ये प्रतिदर्श सिद्धांत हो गया। दोस्तों इसने बुद्धि का एक प्रतिदर्श सिद्धांत बनाया, अर्थात इस सिद्धांत को हम लोग दोस्तों प्रतिरूप सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, द सैम्पलिंग ऑफ थ्योरी। द सैम्पलिंग ऑफ थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी का मतलब नमूने का एकीकृत रूप। बालक ने बहुत सारे नमूने मतलब बहुत सारी योग्यता, अनेक प्रकार की डिग्रियां ले ली हैं, उनको हम क्या कहेंगे? योग्यता। ऐसे नहीं कहेंगे कि जैसे आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो या कोई पेपर दे रहे हो तो आपसे ये नहीं पूछता कि 10th पास किया है, 12th पास किया है, वो हमेशा सिर्फ ये पूछता है कि आपकी योग्यता क्या है। तो वो एक प्रकार की दोस्तों क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। और ये प्रश्न ये किसने कहा? यदि आप लोगों से पूछे तो अपने राइट आंसर करना है दोस्तों क्या? थॉमसन। थर्स्टन का आपको पढ़ा दिया समूह कारक, और थॉर्नडाइक का आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ क्या दोस्तों? बहुकारक। अब इस नेक्स्ट कड़ी में अगला सिद्धांत जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों कौन सा? बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। याद रखना आप लोग, बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। देखो बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों बर्ट एवं बर्नर ने। बर्ट एवं बर्नर ने। देखो आप, बर्ट एवं बर्नर क्या कहता है कि पदानुक्रमित का होता है क्रम के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? क्रम के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास होता है। क्रम के अनुसार बालक या बालिका में, बालक या किसमें दोस्तों? बालिका में किसका विकास होगा? बुद्धि का विकास होगा। देखो कैसे होगा दोस्तों बुद्धि का विकास बालक या बालिका में? ये कहता है कि जैसे बालक शैशवावस्था से निकलता है,
किस अवस्था से निकलता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था से किस अवस्था में जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से बच्चा किस अवस्था में जाएगा? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से दोस्तों बालक किस में जाएगा? प्रौढ़ावस्था। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा जैसे ही क्रम के अनुसार उसकी अवस्थाएं आती हैं, क्रम के अनुसार पदानुक्रमित, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बालक में बुद्धि का विकास होगा। तभी तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने कहा था कि बच्चा में विकास सिर्फ इतना 14 से 16 वर्ष तक की अवस्था तक होता है, उसके बाद बालक में बुद्धि का विकास नहीं होता। सिर्फ बच्चा किसके आधार पर सीखता है? पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखता है। किसके आधार पर सीखेगा दोस्तों? पूर्व अनुभवों के आधार पर सीखेगा। तो दोस्तों ये भी विकास क्या हो गया? ये फेल हो गया, क्योंकि बच्चा ये कह रहा है शैशवावस्था से बढ़ेगा तो बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, क्रम के अनुसार बुद्धि का विकास पर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे में जो बुद्धि का विकास होगा वो मध्य किशोरावस्था तक होता है। कहाँ तक होता है दोस्तों? मध्य किशोरावस्था तक होता है। मैंने आपको ये प्रश्न याद कराया था, किसने कहा था? ये पीटर ने। पीटर नहीं आए ऑप्शन में तो प्रिंटर। पीटर या प्रिंटर किताबों में एक जैसे दे रखा है, उसके दोनों ही नाम है। तो आप याद रखना, प्रश्न आ जाए कि बालक में बुद्धि का विकास शैशवावस्था से लेकर क्या मध्य किशोरावस्था तक चलता है, तो वह आंसर जाएगा उसका पीटर या कौन सा? प्रिंटर। तो दोस्तों ये बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत हो गया, ये सिद्धांत भी क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि इसने कहा क्रम के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास होता है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है बच्चे में शैशवावस्था में बुद्धि का विकास हो जाए, किशोरावस्था में नहीं हो सकता है बाल्यावस्था में हो, शैशवावस्था में नहीं हो। तो ये सिद्धांत भी क्या हो गया दोस्तों? बंद हो गया। कौन सा? बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत। अब जो दोस्तों नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं वो है बुद्धि का कौन सा? क एवं ख खंड सिद्धांत। अच्छे समझना आप लोग, बुद्धि का क एवं ख खंड सिद्धांत। मालूम है आपको किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि का क एवं ख खंड सिद्धांत। देखो, बुद्धि का क या ख। दोस्तों कभी भी क्या होता है, क नहीं आता है पेपर में, ए और बी भी आ सकता है। ए और बी नहीं आएगा तो दोस्तों ए या बी का सिद्धांत आ सकता है ना, एक ही बात है। का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि का क एवं ख खंड सिद्धांत या ए बी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका कौन ने, किसने दिया? हैव ने। किसने दिया दोस्तों? हैव ने। देखो, इसने बुद्धि दो प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी? दो प्रकार की। ये बात पहले क्लियर किसने कर दी थी? स्किनर ने क्लियर कर दी थी, स्पीयरमैन ने, कि इसने यहाँ पर उसने जी कारक और एस कारक बताया था। इसने क्या हुआ दोस्तों, जो ए है और क्या बी है, ए या बी है या क है या क है, जो भी है, इसने ए को तो रख लिया दोस्तों किसमें? जन्मजात में। किस में रख लिया दोस्तों? जन्मजात में रख लिया। और बी को किस में रखा दोस्तों? अर्जित में रखा। किसने? हैव ने। बात वही हो गई, कौन सा? सामान्य कारक और कौन सा? विशिष्ट कारक। इसने क्या हुआ दोस्तों, फिर अपने सिद्धांत में संशोधन किया। इसने सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया। किसने? हैव ने। और एक नया पॉइंट और जोड़ा इसने, उसका नाम है दोस्तों सी कारक। ए और बी तो पहले ही थे इसके, एक कारक को जोड़ते दोस्तों उसने सी कारक। याद रख लेना, प्रश्न पेपर में आ जाए आपसे। वैसे तो जो मुख्य सिद्धांत है वो कौन सा है? के और किसका? ख खंड सिद्धांत। पर लेकिन इसने जो सी सिद्धांत जोड़ा, किसने? हैव ने। तो आप बता सकते हो कि इसने उसका नाम क्या दिया? क्या आप बता सकते हो कि सी कारक का नाम क्या है? तो दोस्तों सी का मतलब है यहाँ पर जितने भी जो परीक्षण किए उस पर होने वाले प्राप्तांक, मतलब परीक्षण प्राप्तांक। मतलब अपन इसको एक तरीका से मूल्यांकन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? मूल्यांकन भी कह सकते हैं या निर्णय भी कह सकते हैं। तो हैव ने बुद्धि के दो सिद्धांत बताया था, बुद्धि का क और ख खंड सिद्धांत दिया, या ए बी का या वे का, जिसमें से क का मतलब जन्मजात, वे का मतलब अर्जित रखा था, कि बच्चे के अंदर जन्मजात शक्तियाँ क को प्रभावित करती हैं और जो दूसरे से लेता है वो ख को प्रभावित करती है। अंत में एक संशोधन कर दिया इसने, सी कारक। सी का मतलब दोस्तों क्या? परीक्षण प्राप्तांक या मूल्यांकन है दोस्तों कौन सा? निर्णय। अब जो अपन नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं इसके अंतर्गत बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, उसको शिक्षक भर्ती एग्जाम में गोद ले रखा है इस प्रश्न को, क्योंकि मैं इसको जब भी देखता हूँ पेपर में उठा के, थर्ड ग्रेड भर्ती में अपने रीट में 2015 में आ गया, 2011 में आ गया, 12 में आ गया, 2018 भर्ती में आ गया। तो दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ के जाओ, और जब भी पेपर में प्रश्न आता है दोस्तों बहुत इजी प्रश्न आता है। बहुत इजी का मतलब होता है डायरेक्ट ही मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लेता है, बुद्धि के खंड पूछ लेता है। तो दोस्तों ये प्रश्न अपना पेपर में किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। तो अपन चर्चा करते हैं दोस्तों कौन सा? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। याद रख के जाना आप।
त्रिकारक किस मनोवैज्ञानिक ने बताया और त्रिआयामी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने बताया। त्रिकारक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पीयरमैन का। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कौन सा, त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत को आप लोग मेरे से अच्छे से पढ़ना और सीखना और दोस्तों क्या करना, उसको समझना। त्रिआयामी सिद्धांत देखो, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। अभी हमने क्या पढ़ा था, बुद्धि का क एवं खखंड सिद्धांत, जिसमें से ए या बी, ए का मतलब जन्मजात, बी का मतलब अर्जित हो सकता है। ए का मतलब वो आप पर आपको वंशानुक्रम भी दे सकता है और बी का मतलब वातावरण दे सकता है। तो प्रश्न पेपर में गलत नहीं हो जाए। अब अपन शुरुआत करते हैं बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की। अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि प्रश्न आएगा यहाँ से और प्रश्न गलत पेपर में नहीं होना चाहिए। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत देखो, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत पेपर में आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पेपर में बार बार आ रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है कौन, गिलफोर्ड। कौन था दोस्तों, गिलफोर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, गिलफोर्ड सिद्धांत कब बना, 1967 के अंतर्गत 6-7। बहुत सी जगह पर 6-9 दे रखा है पर लेकिन 6 पहले अपने को 6-7 पहले करना है। देखो आप, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत गिलफोर्ड ने सिद्धांत बनाया, अर्थात बुद्धि की एक क्या बनाई दोस्तों, संरचना बनाई। पढ़ते चलना साथ में कि बुद्धि की क्या बनाई इसने, एक संरचना बनाई। बुद्धि की एक संरचना बनाई या बुद्धि का एक क्या बनाया, मॉडल बनाया। इसलिए इस सिद्धांत को दोस्तों क्या, संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों 1906-7 के अंतर्गत इसने बुद्धि, प्रश्न आया था रीट भर्ती में आपके एग्जाम में 2015 वाली में, कि इसने बुद्धि के कुल कितने खंड बताए थे, 120। याद रख के जाना दोस्तों। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसने 120 भी बताए थे, 150 भी किए थे, 180 कर दिए थे, उसको किस किस आधार पर इसने किया था। तो अभी जो अपन पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल में सिर्फ इतना याद रखो कि इसने बुद्धि का जो खंड बताए थे वो कितने बताए थे, 120। इसने दोस्तों बुद्धि के 3 आयाम बताए थे। कितने आयाम बताए थे, 3 आयाम बताए थे। पहला जो बताया था दोस्तों क्या बताया था, संक्रिया। दोस्तों संक्रिया। दूसरा क्या था इसके पास, विषय वस्तु। और तीसरा दोस्तों क्या था, उत्पाद। उत्पाद या उत्पाद, ठीक है दोस्तों। विषय वस्तु, संक्रिया और क्या दोस्तों, उत्पाद। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि प्रश्न आ रहा है आपसे कि संक्रिया के अंतर्गत, संक्रिया के अंतर्गत इसने कितने तत्व बताए थे दोस्तों, 5। याद रख के जाना, 5। इसमें कितने बताए दोस्तों, विषय वस्तु में 4 और इसमें कितने बताए थे, 6। अब देखो दोस्तों 5 को अब आप लोग 4 से गुना करोगे, 5 को आप लोग किससे गुना करोगे, 4 को, और 4 को 6 से करोगे तो दोस्तों 120 आएंगे। देखो आप, 5 और 20, 20 और 6 दोस्तों कितनी, 120। जब इसने ये बताया था तो संक्रिया के अंतर्गत दोस्तों सेकंड ग्रेड की एग्जाम में बहुत मस्त प्रश्न आया। मैंने भी नहीं सोचा कि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछ लेगा। 2018 में जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, एसएसटी का जो पेपर था, उसमें से प्रश्न यहाँ से पूछा था कि संक्रिया के अंतर्गत या बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, सीख के जाना, पूरा सिद्धांत पढ़ के जाना। मैं आपको अभी कह रहा हूँ पेपर में प्रश्न सबसे ज़्यादा यदि जो आते हैं बुद्धि के सिद्धांत में से, वो यहाँ से बनते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत से। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं संक्रिया के अंतर्गत। संक्रिया के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट बताया था इसने बताया था दोस्तों क्या, संज्ञान। क्या बताया दोस्तों, संज्ञान। ये आपको याद होगा। दूसरा जो पॉइंट बताया था दोस्तों वो क्या नाम था इसका, स्मृति। क्या नाम था, स्मृति। तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों उसका नाम था क्या, अपसारी चिंतन। क्या बताया था, अपसारी चिंतन। और चौथा बताया था दोस्तों वो है कौन सा, अभिसारी चिंतन। कौन सा दोस्तों, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। और दोस्तों लास्ट बताया था इसने क्या, मूल्यांकन। देखो प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो अपने को करना है पेपर में गलत नहीं हो जाए। दोस्तों सबसे जो ज़्यादा प्रश्न आ जाए कि गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में, गिलफोर्ड ने अपने त्रिआयामी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा बताया है, सबसे महत्वपूर्ण, याद रख लेना, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व बताया है वो है दोस्तों कौन सा, संज्ञान। याद रख के जाना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक बालक में सोचने समझने की, तर्क करने की शक्ति नहीं होगी, बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता।
स्मृति को क्या कहा इसने? मानसिक प्रक्रिया। क्या कहा दोस्तों इसने? स्मृति को क्या कहा इसने? मानसिक प्रक्रिया। अपसारी चिंतन को क्या कहा दोस्तों? सृजनात्मकता। क्या कहा इसने? सृजनात्मकता। सृजनात्मकता दोस्तों दो प्रकार की। सृजनात्मक बच्चा एक तो विविधता। क्या दोस्तों यहाँ पर क्या था? तो इसने बच्चा क्या करेगा? एक तो विविधता, विभिन्न प्रकार के काम करेगा, या दोस्तों एक नवीनता। क्या दोस्तों? नवीनता, जो गिलफोर्ड ने बताया। अपसारी चिंतन का मतलब होता है दोस्तों इसमें परंपरागत सूचनाओं का प्रदान करना। परंपरागत सूचनाओं को प्रदान करना। जो प्राचीन सूचना है उनको भी क्या करना? एक प्रदान करना, जो आपको मालूम है अध्यापक को बताना, अनुभव के माध्यम से बांटना, किसी दोस्त को बताना। कुछ कहानियाँ आपसे आती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आप दादा नाना नानियों के पास बैठते हैं, बुजुर्गों के पास, वो आपको जो प्राचीन काल में जो भी सूचनाएं चली आ रही है, कोई घटना आ रही है, वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों वो भी कहलाता है एक अभिसारी चिंतन। और मैंने आपके सामने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। और जो अभिसारी बालक होता है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। किस पाया जाता है दोस्तों? प्रतिभाशाली में। और दोस्तों मूल्यांकन कर बताया था इसने निर्णय देना। क्या देना दोस्तों? निर्णय देना। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे कि गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत 5 पॉइंट में सबसे पहले जो पॉइंट बताया था वो है कौन सा दोस्तों? संज्ञान। संज्ञान को इसने सबसे महत्वपूर्ण रखा। दूसरा बताया था दोस्तों क्या? स्मृति। स्मृति में इसने क्या रखी थी? मानसिक प्रक्रिया। तीसरा बताया था अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता रखा। अभिसारी में परंपरागत सूचनाएं रखी। और मूल्यांकन में क्या रखा दोस्तों इसने? निर्णय। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों अपन किसकी? विषय वस्तु की। किसकी बात करने जा रहे हैं? विषय वस्तु में कितने तत्व रखे थे दोस्तों इसने? 4। कितने तत्व रखे थे? 4। तो दोस्तों 4 पहला रखा था इसने आकृतिक। याद रख के जाना आप, पहला पॉइंट कौन सा? आकृतिक। ठीक है दोस्तों, या आकार, आकृति या आकार। दूसरा जो पॉइंट बताया था बता सकते हो आप? सांकेतिक। क्या दोस्तों? साथ के साथ यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, इससे आपका ज्ञान का पुनर्वलन ही होता है, स्थायीकरण होता है। तीसरा बताया था दोस्तों इसने क्या? शाब्दिक। क्या बताया था? शाब्दिक। और चौथा क्या बताया था बता सकते हो? व्यवहारिक। क्या बताया था दोस्तों? व्यवहारिक। देखो, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहार। प्रश्न आ सकता है निम्न में से विषय वस्तु में से कौन सा नहीं बताया? आकृति को प्रभावित करने वाला जो कारक बताया है वो किसके द्वारा दोस्तों? दृष्टि के द्वारा। आकृति को अपन देखना ही तो है, कोई भी अपने पास मॉडल बनाया हुआ है, कुछ भी चीज़ है, तो जो दोस्तों आकृति में जो सबसे ज़्यादा जो भूमिका होगी, आकृति में जो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों क्या होगी दोस्तों? भूमिका होगी, वो किसकी होगी? दृष्टि की। किसकी होगी दोस्तों? दृष्टि के द्वारा देखना। और सांकेतिक में दोस्तों क्या आएंगे? शब्द आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? शब्द आएंगे। अंक भी हो सकती है, संकेत देना। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक के अंतर्गत। और शाब्दिक के अंतर्गत होते हैं दोस्तों क्या? विचार। क्या दोस्तों? विचार आएंगे इसमें कि बच्चा कैसा बोल रहा है, विचार। और व्यवहारिक के अंतर्गत दोस्तों परिवर्तन। व्यवहारिक के अंतर्गत परिवर्तन। याद रख के जाना, ये मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का पेपर में सिर्फ ये तीनों कंप्लीट कर देते हैं और ऐसा भी हो जाता है, पर लेकिन नहीं, पढ़ना है तो पूरा पढ़ के जाओ। ये नहीं कि पेपर में प्रश्न आ जाए कल आप मेरे को दोष दो और अपने आप को दोष दो। समय है तो अच्छे से पढ़ के जाओ। उत्पाद देखो इसने, आकृति किसके द्वारा होती है दोस्तों? दृष्टि के द्वारा देखना। संकेत में क्या होता है दोस्तों? सूचना आ जाती है, संप्रेषण हो जाता है, कोई प्रतीक चिन्ह आ जाता है, अंक आ जाता है। जैसे शब्द हो गया, अंक हो गया दोस्तों। मान लो प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है। शाब्दिक में क्या होता है दोस्तों? विचारों की प्रभावशीलता। विचारों की प्रभावशीलता, याद रख के जाना, विचारों की प्रभावशीलता। और दोस्तों व्यवहारिक में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये किसकी बात की हम लोगों ने? विषय वस्तु की। किसकी बात की दोस्तों? विषय वस्तु की। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम जो लोग अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? उत्पाद। उत्पाद के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दोस्तों? उत्पाद के अंतर्गत जो 6 पॉइंट है उनको हम लोग क्या अच्छे से लिखेंगे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आप लोग लिख भी रहे होंगे साथ में, तो मैं उत्पाद को अभी इसको साफ करके नहीं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हम क्या? उत्पाद। देखो इसने जो उत्पाद के अंतर्गत, किसके अंतर्गत?
उत्पाद के अंतर्गत, प्रोडक्ट के अंतर्गत जो बताए थे वो कितने पॉइंट बताए थे? 6 पॉइंट बताए थे। ये उत्पाद का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से कि उत्पाद का मतलब क्या होता है? निश्चित क्रिया का प्रयोग किया जाना, निश्चित क्रिया का प्रयोग किया जाना वो कहलाता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आ जाए निश्चित क्रिया का क्या किया जाना? प्रयोग किया जाना। चलो लिख देता हूं आप लोगों के लिए, निश्चित क्रिया का प्रयोग किया जाना, निश्चित क्रिया का प्रयोग किया जाना उत्पाद कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर जो 6 पॉइंट आते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वर्ग आता है, क्या आता है दोस्तों? वर्ग आता है, इकाई आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। वर्ग आता है, इकाई आता है दोस्तों, संबंध आता है, क्या आता है? संबंध आता है, परिवर्तन आता है दोस्तों, क्या आता है? परिवर्तन। और जो 5वां पॉइंट बताया था वो आपको मालूम होगा दोस्तों, क्या? प्रक्रिया या पद्धति, प्रक्रिया या क्या दोस्तों? पद्धति। और लास्ट बताया था दोस्तों उसने क्या? प्रयोग। क्या बताया था दोस्तों? प्रयोग बताया था। या ध्यान रखना प्रश्न आ जाए क्या? अपादान। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? अपादान भी कहते हैं। देखो, उत्पाद के अंतर्गत इसने 6 पॉइंट बताए थे, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पेपर में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। अब आप लोग ये कहोगे कि यार मेरी किताब में परिवर्तन नहीं लिखा हुआ है, मेरी किताब में क्या परिवर्तन नहीं लिखा गया, या मैंने जिस अध्यापक से पढ़ाया हुआ है उसने परिवर्तन नहीं बताया, उसने हमको रूपांतरण बताया। तो दोस्तों घबराना नहीं है, एक ही बात है, रूपांतरण। वर्ग, इकाई, संबंध, प्रणाली। अब जैसे दोस्तों अब आप ये भी कहोगे यार मेरी किताब में तो रुचि लिखी हुई है, संबंध नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखी हुई है? रुचि लिखी हुई है। जिसके संबंध कब बनते हैं दोस्तों? आपकी रुचि के ऊपर। किसके ऊपर बनते हैं? रुचि के ऊपर। तो दोस्तों इसने यहाँ पर 5 थे, यहाँ 4 थे, और उत्पाद के अंतर्गत कितने दोस्तों? 6 थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमें गिलफोर्ड की बात कर रहे थे कि गिलफोर्ड ने अपने 3 प्रकार बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और क्या? उत्पाद। 5 4 × 6 कितने हो गए? 120। इसने क्या किया फिर मध्य में अपने सिद्धांत में, इसने अपने सिद्धांत में दोस्तों बुद्धि के फिर 150 खंड कर दिए थे। कितने खंड कर दिए थे? 150 कर दिए थे, पर लेकिन बाद में इसने क्या कर दिए? क्रॉस कर दिए। क्या कर दिए? क्रॉस कर दिए, मतलब इसको हटा दिया। फिर प्रश्न आया था, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि गिलफोर्ड के सिद्धांत में नवीनतम, गिलफोर्ड के सिद्धांत में नवीनतम कुल कितने, नवीनतम कुल कितने खंड हैं? बुद्धि के कुल कितने खंड हैं? तो दोस्तों याद रखना अपने को 180 करना है। क्या करना है अपने को? यदि प्रश्न आ रहा है कि नवीनतम की संशोधन करके नहीं, नवीनतम बुद्धि के कुल कितने खंड हैं, तो दोस्तों याद रखना अपने कौन सा? 180। देखो दोस्तों यहाँ कितने थे? 4, यहाँ कितने थे? 5। तो 5 को इसने क्या कर दिया? 6। 4 को क्या कर दिया इसने? 5, और इसको क्या कर दिया दोस्तों? 6। 6 पंजे 30 और 6 बराबर क्या? 180। तो दोस्तों ये इसका सिद्धांत हो गया, किसका? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। विश्वास करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाया होगा। सीखना, याद करके जाना। बुद्धि के कुल कितने खंड? 120 शुरू में, प्रारंभिक में। वर्तमान में कितने? 180। ये दोस्तों पेपर में प्रश्न आ चुके हैं, याद रख के जाना। बुद्धि का एक मॉडल बनाया, एक संरचना बनाई, किस मनोवैज्ञानिक ने? गिलफोर्ड ने। किसने बनाई थी दोस्तों? गिलफोर्ड ने। अब जो अपन नेक्स्ट सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, शायद पदानुक्रमित हो गया अपना, प्रतिदर्श भी हो गया। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। देखो एक सिद्धांत था, कौन सा? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दोस्तों, ये सिद्धांत किसने दिया मालूम है आपको? ब्लूम ने। किसने दिया? ब्लूम ने। इसी सिद्धांत को दोस्तों बुद्धि का शून्य सिद्धांत कहते हैं, याद रख के जाना। इस सिद्धांत को या दोस्तों बुद्धि का कौन सिद्धांत कहते हैं हम लोग? शून्य सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि का शून्य सिद्धांत कहते हैं। देखो आप लोग इसको बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत या शून्य सिद्धांत क्यों कहते हैं दोस्तों? कौन? ब्लूम। ब्लूम ने तो ये कह दिया कि संसार में बुद्धि होती ही नहीं है, कि बुद्धि होती नहीं है। आप लोग क्यों लड़ रहे हो? क्यों कह रहे हो कि एक कारक है, द्विकारक है, त्रिकारक है, त्रिआयामी है, समूह कारक है, बहुकारक है? बुद्धि को क्यों कह रहे हो आप लोग इतना?
बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि तो जीरो है। बुद्धि क्या दोस्तों? जीरो, अर्थात शून्य है। इसलिए दोस्तों ऐसा इसने कहा तो सभी लोग क्या हो गए दोस्तों, वहां पर आश्चर्य हो गए। क्या हो गए? आश्चर्य हो गए। यार ऐसा इसने कैसे कह दिया कि बुद्धि होती ही नहीं है। तो दोस्तों सभी लोग क्या, और जब बुद्धि होती नहीं है तो फिर क्या बताएगा? बुद्धि तो दोस्तों बस इतना ही प्रश्न आएगा कि ब्लूम ने बुद्धि को क्या घोषित किया? शून्य घोषित किया, जीरो बताई। इसलिए दोस्तों लोग क्या हो गए वहाँ पर? आश्चर्य हो गए। इसलिए सिद्धांत क्या कहते हैं? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग बहुमानसिकता का सिद्धांत। मालूम है आपको बहुमानसिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? प्रश्न आ जाए, बुद्धि का बहुमानसिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा उसका क्या? बहुमानसिकता का सिद्धांत कैली ने। किसने दिया था दोस्तों? कैली ने। बहुमानसिकता का सिद्धांत, बहुमानसिकता का सिद्धांत दिया था दोस्तों किसने? कैली ने। ये कैली वही है जिसने समूह कारक की क्या की थी? समर्थन की थी। थर्स्टन के साथ इसने सहयोग किया था। तो बहुमानसिकता का सिद्धांत था दोस्तों किसका? कैली का। प्रश्न आ जाए, कैली ने कितने प्रकार की मानसिक युक्तताएं थी? 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। जिसमें से कितनी मिलती है अपने को? 5। बताई तो कितनी? 9, पर मिलती कितनी वर्तमान में? 5। पहली क्या बताई थी इसने? अंक की योग्यता। क्या था दोस्तों? अंक। दूसरे था दोस्तों दिशा। ध्यान रखना, अंक बताया, दिशा बताया। दोस्तों याद रखें, दिशा इसने बताया। दिशा तो किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था दिशा। इसने दोस्तों दिशा नहीं बताया था, इसने बताया था स्थान। क्या बताया था? स्थान। याद रख के आना, दिशा नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर? स्थान। तीसरा मालूम है आपको क्या बताया था इसने? समझना। चौथा बताया था दोस्तों इसने अनुभव। क्या बताया था? अनुभव। और 5वां बताया था दोस्तों उसने क्या? आप बता सकते हो तो, यदि आप लोगों ने कभी इसको पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि यह नया लग रहा है आपको। अंक बताया, स्थान बताया, समझना बताया, अनुभव बताया और 5 शब्द योग्यता। क्या बताया दोस्तों? शब्द योग्यता। तो ये बहुमानसिकता का सिद्धांत की आप लोग 5 प्रकार की योग्यता पढ़ के जाना। अंक, स्थान, समझना, अनुभव या शब्द। शब्द नहीं आए तो कंठ। क्या सकता है दोस्तों? कंठ भी आ सकता है। याद रख के जाना आप लोग ये 5 प्रकार की योग्यताएं। बहुमानसिकता हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि के अंतर्गत नेक्स्ट सिद्धांत में, बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत। साथ में कॉपी में नोट करना। यदि मान लो नहीं हो सके तो क्लास देखने के बाद में भी आप लोग नोट कर सकते हो। प्रश्न आ जाए, बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? याद है आपको? कैटल ने। किसने दिया था? कैटल ने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि का जो धारा प्रवाह सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? कैटल ने दिया। देखो इस सिद्धांत को हम लोग किसका सिद्धांत? तरल एवं ठोस का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखे जाना, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? तरल एवं ठोस को। कैटल ने तरल को दोस्तों आनुवांशिकता कहा। क्या कहा? आनुवांशिकता कहा। ठोस को दोस्तों इसने वातावरण भी कहा या तथ्यात्मक प्रक्रिया। तथ्यात्मक प्रक्रिया भी इसने बताया है। किसने दोस्तों? कैटल ने बताया। याद रख के जाना आप लोग। आगे कैटल ये भी कहता है कि जिस प्रकार से, जैसे मान लो कोई नदी का पानी बह रहा है ना, नदी का पानी बहता है, उसी प्रकार से बालक के मस्तिष्क में बुद्धि प्रवाहित होती है। बालक के मस्तिष्क में क्या है? बुद्धि प्रवाहित होती है नदी के वेग के समान। अर्थात दोस्तों इसने जो ठोस से तुलना की है, बुद्धि को बताया तरल, बुद्धि को बताया तरल, और ठोस को बताया दोस्तों इसने क्या? मस्तिष्क। क्या बताया? मस्तिष्क बताया। या तो आनुवांशिकता आएगा या बुद्धि आएगी, इधर ठोस का मस्तिष्क आएगा या वातावरण आएगा। ये बुद्धि का धारा प्रवाह सिद्धांत दिया दोस्तों किसने? कैटल ने दिया। जिसको दोस्तों ये सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखे आना। इसका सहयोग मान लो कैटल नहीं आए, ऑप्शन में मान लो कैटल नहीं आए तो उसका सहयोगिता याद रखे आना, उसका भी नाम हॉर्न। क्या याद रखे जाओगे आप लोग? हॉर्न याद रखे जाओगे कि बुद्धि के धारा प्रवाह सिद्धांत को बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? कैटल और कौन दोस्तों? हॉर्न। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत कहते हैं इसको, या बुद्धि
तरल की तुलना बुद्धि से की है या आनुवांशिकता से, ठोस की तुलना मस्तिष्क से या वातावरण या तथ्यात्मक प्रक्रिया से की है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पढ़ने जाते हैं अपन लोग। इसमें आप लोगों ने उसको अच्छे समझ लेना, क्योंकि त्रिआयामी सिद्धांत मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, त्रिकारक सिद्धांत कंप्लीट करा दिया है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों वो है त्रितंत्र सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? त्रितंत्र सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में भी कल एक मैसेज आया था, किसी ने कहा कि सर त्रितंत्र का सिद्धांत भी हमको पढ़ाओ। तो जिसने भी किया है वो भी देखे और आप लोग भी उसके साथ देखें बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। देखो स्टार्ट करते हैं, अच्छे समझना बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। प्रश्न आ जाए बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, आप में से कोई बताएगा मेरे को कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या सूचना सिद्धांत, इसको दोस्तों क्या कहते हैं? सूचना सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखना। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या सूचना सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कोई कैसा बता सकता है आप लोग में से कि त्रितंत्र सिद्धांत को बताने वाला मनोवैज्ञानिक 1985 में स्टेनबर्ग, 1985 में कौन था दोस्तों? स्टेनबर्ग था। कौन था? स्टेनबर्ग था। याद रखे जाना कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने बताया था? स्टेनबर्ग ने बताया था। दोस्तों 3 तत्व बताए थे। किन तत्व बताए थे? 3। पहला क्या बताया था? घटक। क्या दोस्तों? घटक। घटक को हम क्या कह सकते हैं? विश्लेषक। क्या कह सकते हैं दोस्तों उसको? विश्लेषक। याद रखना घर का नाम। घटक नहीं आए, अच्छे से पढ़ के जाना, सिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या काम आएगा। विश्लेषक। दूसरा दोस्तों क्या? अनुभव। दूसरा क्या दोस्तों? अनुभव। अनुभव का दूसरा नाम दोस्तों सृजनात्मकता। क्या दोस्तों? सृजनात्मकता। और तीसरा क्या बता सकते हो आप में से कोई? सृजनात्मकता, संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। संदर्भ या क्या दोस्तों? व्यवहारिक बुद्धि। संदर्भ या क्या दोस्तों? व्यवहारिक बुद्धि। अब देखो ये तीनों क्या चीज़ है, आपसे पेपर में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। घटक किसको कहते हैं? मतलब विश्लेषक में से क्या होता है? इसमें होता है दोस्तों समस्याओं को समाधान करने के लिए सूचनाओं को विश्लेषण। किसी की भी कोई समस्या है, उस आपकी भी समस्या है, उनको समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण करना क्या कहलाएगा? घटक कहलाएगा। तो दोस्तों याद रखना, प्रश्न आ जाए कि घटक क्या है? समस्याओं का। क्या दोस्तों? समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण, सूचनाओं का दोस्तों क्या? विश्लेषण। विभिन्न प्रकार की जो सूचना होंगी उनको आपको क्या बोलते हैं? एकत्रीकरण करना है, सूचनाओं का समाधान ढूंढना है। तो उनका किसी सूचनाओं मतलब समस्याओं को समाधान के लिए आप विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्या करेंगे? एकत्रित करोगे। अनुभव का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता में जो दोस्तों नई समस्या आती है उनके समाधान के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करना। प्रश्न आ जाए यदि एक बालक के सामने, किसके सामने? बालक के सामने कोई भी नई समस्या आती है, बालक के सामने कोई भी नई समस्या आती है, नई समस्या का समाधान करने के लिए, नई समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना, पूर्व अनुभवों का प्रयोग करना। जैसे दोस्तों उसने किया था ना, किसने? चिंपैंजी ने कोलबर्ग के सिद्धांत में छड़ी को जोड़ा, फिर बॉक्स को जोड़ा, तो नई समस्या आई थी, तो पूर्व अनुभवों को प्रयोग करना, वो भी क्या कहलाता है दोस्तों? अनुभव कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। अब दोस्तों आपके सामने संदर्भ। संदर्भ का मतलब ऐसे आप में से भी होंगे जिसके दैनिक जीवन में डेली समस्या आती है, दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करना, व्यवहारिक बुद्धि। दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करना, दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान करना। देखो त्रितंत्र सिद्धांत सूचना तंत्र 1985 में बताया था। स्टेनबर्ग ने 3 प्रकार के तंत्र बताए थे, घटक, अनुभव और संदर्भ। घटक का घर का नाम विश्लेषक, अनुभव का नाम सृजनात्मकता, संदर्भ का मतलब व्यवहारिक बुद्धि। जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए सूचनाओं को एकत्रित करता है। जैसे आप लोग रीट का पेपर है,
अब आपकी समस्या उत्पन्न होगी तो अब आप अनेक प्रकार की किताबों से देख के उन सूचनाओं को इकट्ठा करोगे, वो कहलाएंगे दोस्तों क्या, घटक। अनुभव कौन होता है, आपके सामने अभी अभी कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है, नई समस्या उत्पन्न हुई है, अब उसको समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को क्या करना, प्रयोग करना। और दोस्तों संदर्भ का मतलब डेली ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, वो कहलाता है दोस्तों संदर्भ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको और अभी डिटेल से और पढ़ाऊंगा। हो गया, देखो त्रितन सिद्धांत के आपने लिख ही लिया। इसने 3 घटक और बताए, प्रश्न याद आ जाए। इसने जो घटक है क्या, किसने, स्टेनबर्ग ने जो घटक है वो कितने प्रकार के बताए, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो समझो और सीखो। इसमें जो बताए थे घटक, पहला घटक बताया था इसने मेघा घटक। कौन सा घटक बताया था दोस्तों, मेघा घटक बताया था। प्रश्न आ जाए कि स्टेनबर्ग ने, क्या दोस्तों, स्टेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में कुल कितने घटक बताए थे, 3 घटक बताए थे। कितने घटक बताए थे, 3। पहला जो घटक का नाम था दोस्तों क्या था उसका, मेघा घटक। मेघा का मतलब बादल ऊपर होते हैं दोस्तों, आसमान में बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो दोस्तों याद रखना उच्च स्तरीय घटक कहलाता है। प्रश्न आ जाए इनमें से निम्न में से उच्च स्तरीय घटक कौन सा, उच्च स्तरीय घटक, निम्न में से उच्च स्तरीय घटक कौन सा, सबसे उच्च स्तरीय घटक कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों कौन सा, मेगा घटक कहलाएगा। मतलब समस्या समाधान कौशल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि उच्च स्तर का होता है इसलिए समस्या समाधान कौशल कहलाते हैं। दूसरा अगला घटक है वो है निष्पादक घटक। कौन सा, निष्पादक घटक। जो दोस्तों निष्पादक घटक है वो क्या है, वास्तविक जो जीवन से जो संबंधित है, जैसे हमने पढ़ा था ना वो संदर्भ में, कि दैनिक जीवन में आने वाली जो समस्याएं वो संदर्भ कहलाती हैं। ऐसे दोस्तों जो निष्पादक जो घटक के अंतर्गत जो आता है कि वास्तविक, जैसे आप लोग देख करके वास्तविक मानसिक प्रक्रिया, वास्तविक मानसिक प्रक्रिया का संबंध है। अर्थात दोस्तों इसको मैं कह सकता हूँ निष्पादक को प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है दोस्तों देख करके, जैसे तुरंत ही अभी कोई समस्या आई है, तुरंत ही कोई क्या आई है, समस्या आई हुई है, तो निष्पादक घटक के अंतर्गत आएगी कि वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो किसके अंतर्गत, ये तो उच्च स्तर की समस्या होती हैं वो। निष्पादक घटक का मतलब वास्तविक मानसिक प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। और जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतर्गत, कौन सा दोस्तों, तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप लोगों को नाम याद है तो आप लोग बता सकते हो कि तीसरा क्या है। कभी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, मेगा घटक, निष्पादक घटक, और जो तीसरा दोस्तों वो है कौन सा, ज्ञान संग्रहण घटक। याद रखना कौन सा दोस्तों, ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक क्या होता है दोस्तों, नए सूझ उत्पन्न होना, दिमाग में नए विचार उत्पन्न होना, नए विचार उत्पन्न होना, नए विचार उत्पन्न होना, किसमें आएंगे दोस्तों, ज्ञान संग्रहण। दोस्तों इसका जो संबंध होगा वो होगा स्मृति से। किससे संबंध होगा इसका, वैसे तो सभी लोग स्मृति से, पर लेकिन दोस्तों याद रखना कि स्मृति में सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, स्मृति में सूचनाएं अंकित करना। तो अभी जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे समझ सकते हो कि स्टेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में कुल कितने घटक बताए थे, 3 बताए थे। कुल कितने घटक बताए थे, 3। पहले घटक का नाम क्या रखा था दोस्तों इसने, उच्च स्तरीय घटक का मतलब होता है मेगा घटक। जो सबसे उच्च कौशल की जो समस्या होती हैं वो इस घटक के अंतर्गत आती हैं, जो वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं वो निष्पादक घटक के अंतर्गत आती हैं। और आपके दिमाग में कोई नया नया विचार उत्पन्न हो रहा है कि यार ऐसे तैयारी करे, इस तरीक़ा से तैयारी करे, इससे पढ़े, कोई भी नया विचार उत्पन्न होना, वो ज्ञान संग्रहण घटक के अंतर्गत आता है जो स्मृति कहलाती है। दोस्तों आज की क्लास में हमने बुद्धि के ये सिद्धांत थे इनको भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट कल क्लास लगेगी जो भी सिद्धांत बचे हुए उनके हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।